सुहानी सुबह से ही अपने पति का इंतजार कर रही थी, क्योंकि उसका पति शिवम शहर से बाहर गया हुआ था और आज पूरे 10 दिन बाद वापस लौट रहा था। उनकी नई नई शादी हुई थी, लेकिन शिवम को शादी के 1 महीने बाद अचानक ऑफिस के काम से दूसरे शहर में जाना पड़ गया। उसके जाने के बाद वो उदास हो गई, क्योंकि वो घर उसके लिए नया था और घर में ज़्यादा लोग भी नहीं थे। ऊपर से सासू माँ विमला जी का सख्त स्वभाव उसकी उलझन बना हुआ था। वो कमरे में जाकर बैठ जाती तो विमला जी कह देती कि जब देखो कमरे में घुसी रहती है। अरे कमरे में बैठी रहेगी तो घर के काम कौन करेगा? जब देखो बिस्तर पर जाकर लेट जाती है। और अगर कमरे से बाहर रहती तो सासू माँ उसे हर वक्त काम में लगा कर रखती और फिर काम में कमी निकाल कर उसे ताने देती रहती। बेचारी सुहानी अपनी सास की नज़रों से बच बच के रहती थी। नई नई शादी होने के कारण शाम को पति के ऑफिस से आने पर भी कुछ नहीं कह पाती थी। और जब 1 महीना हुआ तो शिवम को जाना पड़ गया। फिर तो सुहानी के लिए और भी मुसीबत आ गई, क्योंकि विमला जी ने कहा कि अब अकेले कमरे में सोकर क्या करोगी? फालतू 2-2 पंखे चलेंगे तो और भी ज़्यादा खर्चा बढ़ेगा। इससे तो अच्छा है कि मेरे कमरे में आकर सो जाना। ये सुनकर सुहानी चाहकर भी कुछ ना कह पाई और विमला जी के कमरे में सोने के लिए आ गई। लेकिन रात को जब शिवम का फ़ोन आया तो वो फ़ोन उठाने ही वाली थी कि ये देखते ही विमला जी ने कहा, अरे शिवम का फ़ोन आया है तो ला मेरी भी बात करवा दे। पता नहीं ठीक से पहुंचा है कि नहीं। बेचारी सुहानी को फ़ोन सासू माँ के हाथ में देना पड़ा और विमला जी ने इतनी देर बात की कि अंत में शिवम को सोने का बहाना करके फ़ोन काटना ही पड़ा। अब वो दोबारा फ़ोन नहीं कर सकता था, क्योंकि उसकी माँ सुहानी के सामने थी। इन 10 दिनों में इसी कारण सुहानी ठीक से शिवम से बात भी नहीं कर पाई, क्योंकि दिन में शिवम ऑफिस में बिजी रहता और रात को सासू माँ सामने होती थी। इसीलिए आज सुबह से ही रवीना बेसब्री से इंतजार में थी कि कब शाम हो और कब शिवम घर वापस आए। शिवम के लिए उसने उसकी मनपसंद खीर बनाई थी। जब शिवम वापस आया तो विमला जी ने दौड़कर दरवाज़ा खोला और वही बेटे के गले लग गई और कहने लगी, अरे मेरे लाल, ऐसा लग रहा है कि 10 दिन नहीं बल्कि 10 साल हो गए हैं तुम्हें गए हुए। शिवम हंसकर अंदर जाने लगा तो विमला जी ने जल्दी से हाथ पकड़कर कहा, अरे कहाँ जा रहा है? कुछ देर माँ के पास बैठकर बात तो कर ले। पत्नी के साथ तो उम्र भर बात करता रहेगा। अपनी माँ की ये बात सुनकर शिवम सहम गया और वहीं बैठ गया। तभी विमला जी ने सुहानी की ओर घूरते हुए कहा, अरे पति को पल्लू से बांधकर रखेगी क्या, जो यहीं खड़ी है? जल्दी से जाकर चाय और गर्मा गर्म पकोड़े बना ला। पता नहीं मेरे बेटे को वहाँ ठीक से खाने को मिला भी होगा या नहीं। होटल का खाना तो ऐसे ही होता है। सुहानी जल्दी से रसोई में चली गई, लेकिन दिल बेचैन हो रहा था। पति से बात करने के लिए दिल बार बार रसोई से भाग रहा था, मगर मजबूर थी। वो चाय बनाकर बाहर लाई तो शिवम ने उसकी आंखों में देखा, जिससे उसकी आंखें छल छला गई। शिवम उसके मन की बात समझ रहा था, पर मजबूर था। कुछ देर बाद वो जल्दी से चाय पीकर कमरे में पहुंच गया और सुहानी को गले से लगाकर बोला, मैं जानता हूँ तुम मेरे बिना बहुत परेशान हो रही थी, लेकिन अब मैं कहीं नहीं जाने वाला। ऑफिस का काम हो गया है। ये कहकर शिवम मुस्कुराते हुए सुहानी के आंसू पोंछने लगा कि तभी विमला जी झट से दरवाजे को धक्का देते हुए अंदर आ गई। उनको अचानक कमरे में देखकर वो दोनों सकपका गए।
सुहानी एकदम से पीछे हट गई। तो उसे देखकर विमला जी ने कहा, आंसू तो ऐसे निकाल रही है जैसे वो बॉर्डर पर से लड़ाई करके आया है। सास की तिरछी नजरें मानो तलवार से भी तेज थी, जिसे सुहानी अंदर तक टूट गई। विमला देवी ने तुरंत शिवम से कहा, अरे तू दिल्ली गया था तो वहाँ से कुछ लाया कि नहीं? ये सुनकर शिवम बोला, अरे मम्मी, थोड़ा सांस तो लेने दो, आप बाहर बैठो, मैं अभी दिखाता हूँ कि क्या लाया हूँ। तो विमला जी गुस्से में सुहानी को घूरते हुए कमरे से बाहर चली गई। तभी सासू माँ के जाते ही सुहानी की आंखों से आंसू गंगा की तरह बहने लगे। तो शिवम ने कहा, अरे क्या हुआ, तुम रोने क्यों लगी? क्या बताऊं शिवम, तुम्हारी और मेरी तो कोई जिंदगी ही नहीं है। मम्मी जी फ़ोन पर भी बात नहीं करने देती थी, और अब कमरे में आते ही बाहर से आवाज़ तक नहीं दी और तुरंत अंदर आ गई। बहू के कमरे में कोई ऐसे आता है क्या? शिवम ने धीरे से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं माँ को समझा दूंगा। शिवम अपने बैग में से सामान निकाल कर सुहानी को बाहर आने का इशारा करके माँ के पास चला गया और जाकर सामान दिखाने लगा। देखो माँ, ये दिल्ली की साड़ी आपके लिए है, और ये सूट मैं सुहानी के लिए लाया हूँ। आपके लिए लाख के कंगन और शिवानी के लिए लाख का चूड़ा लाया हूँ। सब कुछ अच्छा है ना? आपको पसंद आया है ना? विमला जी ने उलट पलट कर साड़ी को देखा और फिर सुहानी के सूट को देखकर बोली, एक सूट ही क्यों लाया है? ये सुनकर शिवम ने कहा, मम्मी, सुहानी के पास बहुत सूट हैं, इसलिए सोचा एक काफ़ी रहेगा। अगली बार गया तो 2 लेकर आऊँगा। ये सुनकर विमला जी ने कड़क आवाज़ में कहा, मैं तेरी प्यारी बीवी की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि तेरी बहन रचना की बात कर रही हूँ। अब तो तुझे बीवी के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। ये सुनकर शिवम थोड़ा झेंप गया। तो विमला जी ने कहा, एक सूट या फिर एक साड़ी अपनी बहन के लिए भी तो लेकर आना चाहिए था ना। अब वो पूछेगी तो मैं उसको क्या दूंगी? शिवम ने तुरंत कहा, मम्मी, अभी 1 महीने पहले ही दीदी दिल्ली घूमने गई थी और वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग करके भी लाई थी। बस मैं तो इसीलिए वहाँ से उनके लिए कुछ लेकर नहीं आया। विमला जी ने मुंह बनाकर कहा, अरे फिर भी कुछ तो लाना चाहिए था ना। चल अब मैं ये कंगन रख लेती हूँ और साड़ी तेरी दीदी को दे देती हूँ। यह सुनकर तो शिवम और सुहानी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। शिवम ने कहा, मम्मी, मैं दोबारा जाऊँगा तो ला दूँगा, आप ये वाली साड़ी उनको मत देना। इतना सुनते ही विमला जी सख्त लहजे में बोली, क्यों नहीं दूँ? मैं अपनी बेटी को, जब तू अपनी बीवी के लिए ला सकता है तो क्या मैं अपनी बेटी को नहीं दे सकती? देख शिवम, आगे से याद रखना, तू जब भी कोई बाहर से सामान लाएगा तो एक चीज़ अपनी बहन के लिए भी ज़रूर लाएगा। आखिर तेरी एक ही तो बहन है। तो शिवम ने चुपचाप हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन विमला जी ने सुबह सुबह ही अपनी बेटी रचना को फ़ोन किया और बोली, बेटी, तेरा भाई दिल्ली से तेरे लिए साड़ी लेकर आया है और मेरे लिए कंगन लाया है। ये सुनते ही उसी शहर में रहने वाली रचना 1 घंटे के अंदर ही अपने मायके आ धमकी। विमला जी ने उसको आते ही साड़ी दिखाते हुए कहा, ये देख बेटी, तेरा भाई तेरे लिए कितनी सुंदर साड़ी लेकर आया है। साड़ी देखते ही रचना ने कहा, हाँ माँ, साड़ी तो बहुत सुंदर है, लेकिन भाभी के लिए क्या लाया है? ये सुनकर विमला जी ने सुहानी की ओर देखते हुए कहा, अरे बहू, अपनी ननद को वो सूट दिखाओ जो शिवम तेरे लिए लेकर आया था। तो सुहानी जब वो सूट लेकर आई तो रचना ने देखते ही कहा, अरे ये सूट तो साड़ी से भी ज़्यादा सुंदर है। भाई,
मेरे लिए भी सूट नहीं ला सकता था क्या? भाभी, ये साड़ी आप पहन लो, मुझे तो ये सूट दे दो। वो क्या है ना कि अब मैं साड़ी बहुत कम पहनती हूँ और आपकी तो नई नई शादी हुई है। आप ये साड़ी पहनोगी तो आप पर बहुत खिलेगी। रचना की बात सुनकर तो सुहानी के चेहरे का रंग ही उतर गया, क्योंकि शिवम बहुत मन से उसके लिए वो सूट पसंद करके लाया था और रचना ने 1 मिनट भी नहीं लगाई उसे छीनते हुए। तभी सुहानी का उतरा हुआ चेहरा देखकर विमला जी बोली, अरे इसमें चेहरा लटकाने की क्या बात है? आखिर तेरी ननद ने तुझसे कभी कुछ मांगा है क्या? पहली बार सूट मांग रही है तो मुंह क्यों बना रही है? सुहानी कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी रचना ने कहा, लो भाभी, ये साड़ी आप रख लो और ये सूट मुझे दे दो। कहते हुए उसने वो साड़ी सुहानी के हाथ में थमा दी और सूट अपने पास रख लिया। पर सुहानी का दिल अंदर से टूट गया था, मगर क्या कर सकती थी? अब तो सुहानी के साथ हर दिन ऐसा ही होने लगा। शिवम जब भी घर में कोई चीज़ लेकर आता तो विमला जी कहती, ला एक रचना के लिए दे दे। कुछ दिन बाद सुहानी का पहला करवा चौथ आ रहा था तो शिवम ने उसको मार्केट ले जाकर अच्छी सी शॉपिंग करवाई और उसको एक सोने की चैन दिलवा दी। लेकिन जैसे ही घर आए तो विमला जी ने जब ये सब देखा तो हंगामा खड़ा कर दिया। अरे शिवम, कितनी बार कहा है तुझे हर एक चीज़ 2 खरीद कर लाया कर, तेरी बहन भी तो है ना। शिवम ने कहा, माँ मैंने 2 ही साड़ियाँ खरीदी हैं, एक सुहानी के लिए और एक दीदी के लिए। ये सुनकर विमला जी मुंह बनाते हुए बोली, मगर चैन तो एक ही खरीदी है ना। अरे उसके लिए चैन ना सही तो एक अंगूठी तो ला ही सकता था। अब वो बहू की चैन देखेगी तो क्या उसका दिल नहीं आएगा इस पर? यह सुनकर तो शिवम फटी आंखों से अपनी माँ को देखता रह गया। सुहानी भी सामने खड़ी थी पर कुछ कह नहीं पाई। तभी शिवम ने कहा, मम्मी सुहानी की पहली करवा चौथ है, इसीलिए उसको इतनी शॉपिंग करवाई है, मगर दीदी की शादी को 5 साल हो चुके हैं और सोने की चैन तो आप उनको दे ही चुकी हो। ये सुनते ही विमला जी ने तमतमाते हुए कहा, तो क्या हुआ? अगर मेरी बहू के लिए आ रहा है तो बेटी के लिए भी आएगा। कान खोलकर सुन ले, शगुन तो इसके घर वालों को देना चाहिए था, वो तो कुछ लाई नहीं और तू यहाँ खर्च करता घूम रहा है। तू रचना का भाई है, तुझे अपनी बहन को कुछ तो देना चाहिए। शिवम तो इसके आगे कुछ बोल ही नहीं पाया, लेकिन सुहानी के आंखों में आंसू आ गए और वो कमरे में चली गई। शिवम भी पीछे से आया तो उसने गुस्से में कहा कि अब आप जब तक दीदी को सोने की अंगूठी नहीं दिलवा देंगे तब तक आपकी माँ को चैन नहीं आएगा और वो आपको कहने के बजाय मेरे पीछे पड़ जाएंगी। इसीलिए इससे अच्छा है कि आप दीदी को अंगूठी लाकर दे दो। शिवम तो बीच में पीस चुका था। वो चुपचाप मार्केट गया और एक सोने की अंगूठी लाकर विमला जी के हाथ में थमा दी। विमला जी ने हमेशा की तरह अपनी बेटी को फ़ोन कर दिया और वो अगले ही दिन आ गई और आते ही बोली, ला मम्मी, कहाँ है मेरी सोने की अंगूठी और 5,000 की साड़ी? ये सुनकर विमला जी बोली, हाँ हाँ बेटी, चल तुझे अभी दिखाती हूँ। विमला जी ने रचना को साड़ी और अंगूठी दे दी, जिसे देखकर वो फूली नहीं समा रही थी। लेकिन तभी उसे भाभी की साड़ी का ख्याल आया और सुहानी की तरफ देखकर बोली, भाभी आपकी साड़ी भी तो दिखाना जरा, देखूं कैसी है। तो सुहानी कुछ कहती उससे पहले ही शिवम वहाँ आ गया और बोला, सुहानी की साड़ी तो टेलर के यहाँ गई है। ये सुनकर रचना अपना सा मुँह लेकर रह गई और कुछ देर बाद अपने घर चली गई। बाद में जब दिवाली आई तो सुहानी ने अपनी सासू माँ से कहा, मम्मी जी, कल मेरा भाई दिवाली पर मेरा शगुन लेकर आने वाला है,
तो विमला जी ने माथा चढ़ाकर कहा, तीज और करवा चौथ पर तो आया नहीं, पति की कमाई पर त्योहार कर रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मायका तो है ही नहीं। जो लोग तीज पर कुछ देकर नहीं गए, भला वो लोग अब दिवाली पर क्या ही देकर जाएंगे। मैं भी देखती हूँ तेरे मायके से क्या आता है। विमला जी की तीखी बातें सुहानी के कलेजे पर तीर की तरह लग रही थी, मगर क्या करती, कुछ कह भी नहीं सकती थी, वरना सासू माँ घर में हंगामा खड़ा कर देती। उसने सोच लिया कि सासू माँ को उनकी बात का जवाब शगुन के आने पर ही मिलेगा। अगले दिन जब उसका भाई आया तो वो रसोई में पकोड़े बनाने लगी, लेकिन तभी विमला जी तुरंत रसोई में आई और बोली, अरे बहू, पकोड़े बनाने की क्या ज़रूरत है, पहले देख तो ले कि तेरा भाई क्या लेकर आया है। जैसा शगुन वैसा स्वागत है। अगर शगुन अच्छा नहीं लाया है तो मेरे घर का सामान मुफ्त का थोड़ी ना है। ये सुनकर तो सुहानी दंग रह गई कि कोई अपनी बहू के भाई के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। वो चुपचाप चाय के साथ नमकीन बिस्किट रखकर बाहर ले आई तो उसको देखकर शिवम ने कहा, अरे तुम तो पकोड़े बनाने वाली थी ना। तो वो कुछ कहती उससे पहले ही विमला जी तुरंत बोली, अरे मुझे लगा कि इसका भाई खाना खाकर आया है, इसलिए मैंने ही पकोड़े बनाने से मना कर दिया था। वो क्या है ना, आजकल भाइयों को बहन के घर खाना खाने में शर्म आती है। इतना कहकर विमला जी ने सुहानी के भाई की तरफ देखा और बोली, बेटा तुम्हें तो शर्म नहीं आती होगी ना, कहो तो पकोड़े बनवा देती हूँ। विमला जी की बातों में इतनी चालाकी देखकर तो सुहानी का दिल भी दहल गया कि आखिर नीचे गिरने की भी हद होती है। आखिर मेरा भाई ये तो कहेगा नहीं कि उसे शर्म नहीं आती। इनका तो मकसद ही मेरे भाई को बेशर्म साबित करने का है। इतने में सुहानी के भाई ने सामान निकालकर विमला जी के हाथ में देकर कहा, आंटी जी ये साड़ी आपके लिए है और एक सूट और एक साड़ी दीदी के लिए। विमला जी सामान में इधर उधर कुछ देखने लगी। तभी शिवम बोला, मम्मी क्या देख रही हो। तभी विमला जी सुहानी के भाई से बोली, अरे हम दोनों की साड़ी और सूट तो आ गया है, मगर मेरी बेटी का तो कुछ आया ही नहीं। ये सुनकर तो शिवम दांत पीसकर रह गया और सुहानी भी अपने भाई के सामने शर्मिंदा होने लगी। तभी शिवम बोला, अरे वो अपनी बहन के घर आया है तो उसके लिए ही तो लाएगा ना। ये सुनकर विमला जी उसे घूरते हुए बोली, अरे तू कैसी बातें कर रहा है, मेरी बेटी क्या इस घर की सदस्य नहीं है। जब सबके कपड़े आए हैं तो उसके क्यों नहीं। वो अपना हक लेने के लिए किसके पास जाएगी। आखिर इस घर की इकलौती बेटी है और इसकी इकलौती ननद। इस सगोन में सोने चांदी की कोई चीज़ तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं मांग नहीं रही हूँ। पर क्या मेरी बेटी की साड़ी को अनदेखा कर दूँ। ये सुनकर तो सुहानी के भाई के होश उड़ गए। कितने मन से वो सारा सामान लाया था, मगर फिर भी कमी रह गई। तभी विमला जी ने कहा कि शगुन देने की भी तमीज़ होती है। देख बेटा, जाकर अपने माँ बाप से कह देना कि आगे से मेरी बेटी को इस तरह छोड़ा तो मैं सारा शगुन वापस भेज दूंगी। ये सुनकर सुहानी के भाई ने कहा, अरे नहीं आंटी जी, मैं आपको एक साड़ी के पैसे दे देता हूँ, आप दीदी को खरीद कर दे देना। तो सुहानी बोली, नहीं मम्मी जी, मेरे लिए एक सूट और साड़ी आई है ना, उसी में से एक दीदी को दे देंगे। शिवम ने भी कहा कि हाँ ये ठीक रहेगा, मानव तुमको और खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। शिवम ने सुहानी के भाई मानव को पैसे देने के लिए तुरंत मना कर दिया। मानव तो कुछ देर बाद चला गया, लेकिन शिवम अपनी माँ पर बरस पड़ा। मम्मी, हर जगह रचना दीदी के लिए आपको भिखारी बनने की क्या ज़रूरत है। आप क्यों उनके लिए इस तरह हाथ फैलाती हो।
अरे वो सुहानी का भाई है या रचना दीदी का, उनका भाई मैं हूँ और उनको मैं खरीद कर दे दूँगा। फिर से कभी ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। विमला जी ने गुस्से में शिवम को देखा। मुझे अपनी बेटी का सम्मान चाहिए और वो मुझे लेना आता है। अगर वो नहीं लेकर आया था तो मेरा कहना गलत कैसे था? शिवम ने गुस्से में कहा। मम्मी, आपको तो समझाना ही बेकार है। शिवम का चेहरा गुस्से में लाल हो गया, लेकिन विमला जी अपने तरक देकर उससे जीतने की कोशिश कर रही थी। शिवम अपने कमरे में चला गया और सुहानी भी उठकर चली गई। उसने सोचा था कि शगुन का सामान आएगा तो सासू माँ का मुंह बंद हो जाएगा, मगर यहाँ तो नया ही किस्सा शुरू हो गया था, जो कि हर बार का था। उसने सोच लिया कि अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। अगले दिन हमेशा की तरह विमला जी ने फिर से अपनी बेटी को फ़ोन किया और बोली, बेटी, तेरी भाभी का भाई तेरे लिए कपड़े लेकर आया है। तो रचना ने कहा, ठीक है मम्मी, भाभी से कहो कि मेरे लिए कुछ अच्छा सा बनाए, मैं बस 1 घंटे में आ रही हूँ। फ़ोन काटकर विमला जी ने सुहानी को आवाज़ लगाई, अरे ओ महारानी, तेरी ननद आ रही है तो आलू की कचौड़ी बना ले, उसको कचौड़ी बहुत पसंद है। तभी सुहानी ने कहा, मम्मी जी, मैं तो आलू के पराठे बनाने वाली थी क्योंकि इनका बहुत मन कर रहा था। तो विमला जी ने कहा, अरे जो मेरी बेटी कहेगी वही बनेगा, जा जाकर चुपचाप बना ले, ज़्यादा सवाल जवाब मत कर। तो सुहानी चुपचाप चली गई और कचौड़ी बनाने लगी। उसको कचौड़ी बनाते बनाते 1 घंटा बीत गया और इतने में रचना भी घर आ गई। तभी सुहानी जैसे ही पानी लेकर आई तो देखा कि रचना अपनी माँ को हाथों में पहने सोने के कंगन दिखाकर कह रही थी, माँ देखो, मेरे सोने के कंगन पूरे 4 तोले के हैं, बताओ तो ज़रा कैसे लग रहे हैं। ये बात सुनते ही विमला जी ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में पकड़ लिया और उसके कंगन को ध्यान से देखते हुए बोली, अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं बेटा, ये कितने के आए होंगे? तो रचना ने कहा, मम्मी 4 लाख के तो ज़रूर होंगे। तभी वही खड़ी सुहानी तुरंत बोली, नहीं दीदी, जीजा जी को तो पूरे 12 लाख रुपए पड़े होंगे। ये सुनकर विमला जी और रचना हैरानी से उसे देखने लगी। फिर रचना उसे घूरते हुए बोली, अरे तुम्हें गणित नहीं आती है क्या? 4 तोले की हैं तो 4 लाख की होंगे ना। तभी सुहानी ने कहा, अरे नहीं दीदी, मेरा मतलब है कि जब 4 चूड़ी आपने बनवाई हैं तो 4-4 चूड़ी जीजा जी ने अपनी बहनों के लिए भी तो बनवाई होगी ना। आपकी 2 ननद और हैं तो 4-4 चूड़ी उनकी भी होंगी। कुल मिलाकर 12 चूड़ियों के 12 लाख रुपए तो हुए ना। ये सुनकर विमला जी ने कहा, तू पागल हो गई है क्या? उनके लिए ये क्यों बनवाएंगे? क्यों बेटी, बस तेरे लिए बनवाई है ना। तो रचना ने भी सुहानी को तिरछी नज़रों से देखते हुए कहा, हाँ मम्मी, बस मेरे लिए बनवाई हैं, उनकी तो शादी हो गई है, अब उनको उनके पति दिलवाएंगे, भला हम क्यों दिलवाएं? तभी सुहानी बोली, क्यों दीदी, आपके ससुराल में ये रिवाज नहीं है क्या कि जो चीज़ भाभी के लिए आएगी वो ननद के लिए भी आएगी? हमारे यहाँ तो यही चलता है, चाहे तो आप मम्मी जी से पूछ लो। मम्मी जी ने तो मेरे भाई को भी नहीं छोड़ा कि मेरी बेटी के लिए साड़ी क्यों नहीं लाया। मम्मी जी तो हर चीज़ मंगवाती है, एक मेरे लिए आती है तो एक आपके लिए भी आती है, अगर आपके लिए नहीं तो मेरे लिए भी नहीं। अब विमला जी और रचना के समझ में सारी बात आ गई थी कि सुहानी क्या कहना चाह रही है। दोनों के चेहरे सफ़ेद पड़ गए और नज़र झुकाकर बैठ गई। तभी सुहानी ने फिर से कहा, दीदी, जैसे अब आपने कहा कि उनकी शादी हो गई है और हम उनको क्यों दें, इसी तरह से आपकी भी तो शादी हो गई है, लेकिन मम्मी जी तो हर वक्त मुझसे पहले आपके लिए सामान खरीदती हैं। क्या ये सही है
कि जब आपकी शादी हो गई है तो बात बात पर वो अपनी बहू को सुनाती रही। आप तो अपनी ज़िंदगी जी रहे हो ना, तो फिर मम्मी जी मुझे क्यों नहीं जीने देती? आपके यहाँ कोई कमी नहीं है, फिर भी जब कभी आपके भाई आपके लिए चीज़ लाना भूल जाते हैं तो मम्मी जी मेरी चीज़ उठाकर आपको दे देती हैं। कहती हैं कि बेटी को तो मैं ज़रूर दूंगी, भले ही बहू को ना मिले। आप बताओ, क्या मेरे साथ ये सही हो रहा है? अगर आपकी ननद आपके साथ यही करने लगे तो क्या आप बर्दाश्त कर पाओगी? जिस तरह से आपने मेरे सूट से साड़ी का बदला किया था, क्या वो सही था? मम्मी जी का सोने की चैन के साथ अंगूठी का बनवाना क्या सही था? ये सब सुनकर अब दोनों माँ बेटी के पास सुहानी के किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं था। दोनों ने शर्मिंदगी से नज़रें झुका ली। जब कोई कुछ नहीं बोला तो सुहानी चुपचाप रसोई में जाकर कचौड़ियाँ बनाने लगी। तभी रचना ने धीरे से अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भाभी की बात सही लग रही है। कहीं ऐसा ना हो ये बात मेरी नंदों को पता चल जाए और वो भी मायके में आकर मेरे बराबर हर चीज़ मांगने लगे। अगर ऐसा हुआ तो मेरा तो घर ही बर्बाद हो जाएगा। मेरे पति मुझ पर इतना खर्चा करते हैं तो भाभी का भी हक है, और उनकी तो नई नई शादी हुई है। अब से मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो मुझे अपनी नज़रों में गिरना पड़े। मैं घर जा रही हूँ और अब आप दिवाली का सामान मेरी तरफ से भाभी को ही दे देना, क्योंकि अब मैं भाभी से नज़र नहीं मिला सकती। इतना कहकर रचना चुपचाप दबे पाँव वहाँ से चली गई। कुछ देर बाद जब सुहानी कचौड़ी लेकर बाहर आई तो हैरान हो गई, क्योंकि रचना वहाँ नहीं थी। सासू माँ नज़र झुकाकर बैठी थी और दिवाली का सामान सामने रखा हुआ था। सुहानी सब समझ गई और चुपचाप अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद विमला जी उठी, धीरे धीरे सुहानी के कमरे तक आई और दरवाजे पर खड़ी होकर बोली, सुहानी बेटा, शायद मैं माँ होने के फर्ज में कुछ ज़्यादा ही आगे बढ़ गई और तेरे अधिकार भूल बैठी। तूने आज वो बात कही जो मुझे बहुत पहले समझनी चाहिए थी। बहू भी बेटी जैसी होती है, बस रिश्ता नया होता है, खून नहीं। तभी सुहानी ने सिर झुकाकर कहा, माँ जी, मैं कभी नहीं चाहती थी कि घर में फूट पड़े। बस इतना चाहती थी कि इस घर में हर रिश्ता बराबरी से निभाया जाए। ये सुनकर विमला जी की आंखें भर आई। उन्होंने आगे बढ़कर सुहानी का हाथ थाम लिया और बोली, आज तूने मुझे सिखाया कि घर प्यार से चलता है, पक्षपात से नहीं। आज से ये घर तेरे बिना अधूरा है बेटी। इतने में शिवम अंदर आया। उसने देखा माँ और सुहानी दोनों की आंखों में आंसू हैं, तो वो मुस्कुराते हुए बोला, आज तो मेरा घर सच में घर लग रहा है, जहाँ माँ भी खुश है और पत्नी भी। ये सुनकर सुहानी के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। उसकी आंखों में संतोष के आंसू थे, क्योंकि शादी के बाद आज पहली बार उसकी ज़िंदगी में सुकून लौटा था। अब सास और ननद की दखल अंदाजी भी ख़त्म हो चुकी थी। तो दोस्तों, सुहानी ने अपने हक के लिए बोलकर सही किया या गलत, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी विद देवांशी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।